Hello student, good morning. I hope you will do better. सभी लोग अच्छे से हो गए। पिछले लेक्चर में हम लोग कंजर्वेटिव रिवोल्यूशनरीज एंड लिबरल नेशनलिज्म के बारे में पढ़ा। इस लेक्चर में हम लोग जो है फर्दर टॉपिक्स हैं पढ़ेंगे उसको। आज का हमारा टॉपिक है द एज ऑफ रिवोल्यूशंस 1830 टू 1848 इन यूरोप। यूरोप में ड्यूरिंग दिस पीरियड बहुत सारे रिवोल्यूशन हुए। और एज वी नो जो लिबरल्स थे वो नेशनलिस्टिक सेंस को काफ़ी प्रिवेल करते थे, स्प्रेड करते थे अपने थ्रू बुक्स, पब्लिकेशन, न्यूज़पेपर्स। सो जो ड्यूरिंग दिस पीरियड 1830 टू 1848 यूरोप में रिवोल्यूशन हुआ नेशनलिज्म को लेकर के, उसमें लिबरल जो नेशनलिस्ट थे उन्होंने एक बड़ा रोल प्ले किया। आफ्टर defeat of Napoleon in 1815 battle, conservative regimes tried to consolidate their power. जो कंजर्वेटिव रेजिम थे वो लोग अपने पावर को स्ट्रॉन्ग कर रहे थे, ठीक है, आफ्टर डिफीट ऑफ नेपोलियन, ठीक है। तो जो कंजर्वेटिव रेजिम समझ रहे हो कौन कौन से थे उसमें? रसिया, ब्रिटेन, फ्रांस, प्रूसिया, ये सभी जो थे जिन्होंने मिल करके नेपोलियन को हराया था। तो ये लोग अपने पावर को कंसोलिडेट कर रहे थे। देयर पावर, क्यों? क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि यूरोप में लिबरल गवर्नमेंट, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एस्टेब्लिश हो, ठीक है। ये लोग मोनार्की और ट्रेडिशनल सिस्टम को ज़्यादा प्रीफर करते थे। लेकिन जो लिबरल नेशनलिस्टिक हैं वे लोग रिवोल्यूशनरी जो इवेंट है उसको ऑल ओवर यूरोप में काफ़ी ज़्यादा जो है एसोसिएटेड थे रिवोल्यूशन से, ठीक है। तो नेशनल लिबरलिज्म एंड नेशनलिज्म इंक्रीजिंगली एसोसिएटेड था ऑल ओवर यूरोप। अब ये जो रिवोल्यूशन थे लिबरल नेशनलिस्ट का, इसमें कौन लोग थे, ठीक है। जो कंजर्वेटिव थे वो अपना पावर कंसोलिडेट करना चाहते थे, बट लिबरलिज्म एंड नेशनलिज्म came to be increasingly associated with revolution. In many regions of यूरोप, ओके। तो ये जो रिवोल्यूशन थे इसमें ये रिवोल्यूशन लेड बाय लिबरल नेशनलिस्टिक, ओके। तो हम लिख सकते हैं दिस रिवोल्यूशन लेड बाय लिबरल नेशनलिस्ट। और ये कौन लोग थे? लिबरल नेशनलिस्ट कौन लोग थे, ठीक है। ये जो थे इसमें बहुत सारे लोग इंक्लूडेड थे, जैसे एजुकेटेड मिडिल क्लास एलिट, ठीक है ना। ये लोग जो है एक एजुकेटेड मिडिल क्लास एलिट थे, ठीक है ना, रिच पीपल। तो इनमें शामिल कौन कौन लोग थे? इसमें प्रोफेसर थे, जो कि ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, पढ़े हैं कौन कौन से लोग थे। प्रोफेसर, स्कूल टीचर्स, क्लर्क थे, एंड मेंबर्स ऑफ कमर्शियल क्लासेस,
कौन थे? जब यूरोप में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन होने लगा, इंडस्ट्रीज डेवलप होने लगे, तो उस समय अर्बन एरिया ज़्यादा डेवलप होने लगा, और इन अर्बन एरिया में जो ट्रेडर थे वो लोग कमर्शियल क्लास, ठीक है ना, तो कमर्शियल क्लासेस, ठीक है, ये सभी लोग जो है लिबरल नेशनलिस्ट थे, और वे लोग चाहते थे कि ऑल ओवर यूरोप जो है एक नेशनलिस्टिक गवर्नमेंट बने, ना कि मोनार्कियल गवर्नमेंट बने। सो पहला जो रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, अपहीवल जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, फर्स्ट जो अपहीवल है, अपहीवल मतलब इन सब मोनार्कियल जो सिचुएशन था इस सबको हटाना और रिवोल्यूशन के थ्रू मोनार्कियल रिजीम को थ्रो आउट करना, ये शुरू हुआ सबसे पहले इन फ्रांस, इन 1830। इसमें क्या किया गया कि बर्बन किंग जो था उसको ओवरथ्रोन कर दिया रिवोल्यूशनरीज ने, और उसके बाद रिवोल्यूशनरीज जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की विथ लुइस फिलिप को हेड बनाकर एस्टेब्लिश कर दिया। अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना, ठीक है। तो बर्बन, इसका रिजल्ट क्या हुआ रिवोल्यूशन का? बर्बन किंग्स वर थ्रोन आउट, ओवरथ्रोन, ठीक है ना, बर्बन किंग्स ओवरथ्रोन। तो रिजल्ट क्या हुआ? रिवोल्यूशनरीज जब इसको हटा दिया गया, तो आफ्टर दैट रिवोल्यूशनरीज इंस्टॉल्ड मीन्स कि वहाँ पे अब जब बर्बन किंग जो भी रहा होगा उस समय का, उस बर्बन किंग को हटाने के बाद वहाँ जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क को बैठाया, इंस्टॉल्ड अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। कौन था ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क? ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क था इसका नाम था लुइस फिलिप। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क का मीनिंग क्या होता है, ठीक है ना, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क है इसका मीनिंग क्या होता है? एक्चुअली एक जो मोनार्क हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क में डिफरेंस ये है कि जिस समय मोनार्कियल रूल होता है, ऑल डिसीजन मेकिंग पावर आर इन्वेस्टेड विथ किंग, बट इन कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क किंग इज नॉट एज पावरफुल एज अर्लियर। ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क में जो किंग है वो पहले जैसा पावरफुल नहीं होता, वो कोई डिसीजन नहीं ले सकता है, वह जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है वो दूसरी हो जाती है। एंड पार्टिकुलरली इन टर्म्स ऑफ फ्रांस में बात करूं तो फ्रांस में जो नेशनल असेंबली बनी थी आफ्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन, मेन डिसीजन मेकिंग बॉडी थी। बट जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क था उसके पास सिर्फ अप्रूवल के लिए भेजा जाता था, वो बस एक नाम मात्र का राजा था, उसके पास कोई पावर नहीं था, जस्ट वह एज अ हेड ऑफ गवर्नमेंट, ओके, जस्ट एक्ट एज हेड ऑफ द गवर्नमेंट, बट कोई भी डिसीजन मेकिंग पावर इनके साथ नहीं होता है, ठीक है ना। तो जब फ्रांस में अपहीवल शुरू हुआ, रिवोल्यूशन शुरू हुए, नेशनलिस्टिक रिवोल्यूशन शुरू हुए, तो बर्बन किंग को यानी जो मोनार्क था उसको हटा दिया गया और लुइस फिलिप को जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बना दिया गया और मेन डिसीजन मेकिंग पावर नेशनल असेंबली हो गई। मैटरनिक जिसने कहा था, एक कोट है मैटरनिक का, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ याद रखिएगा, किसने कहा था, जैसे कोट दे करके और पूछ लेते हैं क्वेश्चन। तो मैटरनिक once remarked, when France sneezes, the rest of Europe catches
कोल्ड। इसका मीनिंग ये है कि जब फ्रांस में जो कुछ भी एक्टिविटी होगी उसका सीधा असर, डायरेक्टली जो रिजल्ट है, जो इफेक्ट है, उसका डायरेक्ट इफेक्ट किस पे आएगा? ऑल ओवर यूरोप पे आएगा। ये मेटरनिक ने बात कहा था। आपसे क्वेश्चन हो सकता है कि जो ये स्टेटमेंट दे देंगे और पूछ देंगे ये किसने कहा था, ठीक है ना। तो जो जुलाई रिवॉल्यूशन हुआ था, एक अपराइजिंग ब्रुसेल में स्टार्ट किया, एंड जो कि फर्दर बेल्जियम को यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से अलग कर दिया, ठीक है ना। तो एक अदर इवेंट हुआ वहाँ पे यूरोप में, ठीक है, द जुलाई रिवॉल्यूशन। तो जुलाई रिवॉल्यूशन आप क्वेश्चन हो सकता है किस कंट्री के सेपरेशन से जुड़ा हुआ था। तो जो जुलाई रिवॉल्यूशन है वो स्पार्क्ड अपराइजिंग इन ब्रुसेल। ब्रुसेल बेल्जियम की कैपिटल है, ठीक है, जो कि हम लोग ऑलरेडी जो ब्रुसेल के बारे में पढ़ेंगे, जो पॉलिटिकल साइंस का बुक है उसमें पावर शेयरिंग चैप्टर में हम लोग ब्रुसेल की कहानी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ब्रुसेल्स, ठीक है, जो विच लेड टू बेल्जियम ब्रेकिंग फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड। यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड कैसे बना था ये ऑलरेडी हम लोग एबव टॉपिक में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इस तरह शुरू हुआ। एक और इवेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड यूरोप में हुआ जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट था, और इसने यूरोप के नेशनलिस्टिक रिवॉल्यूशन का डायरेक्शन चेंज कर दिया, जिसका नाम था ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ओके। तो ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ग्रीक जो पहले ऑटोमन एम्पायर का पार्ट था। ऑटोमन एम्पायर उसमें जो टर्की है उस पर रूल कर रहा था, और वन ऑफ द पावरफुल एम्पायर ऑफ यूरोप, ठीक है। तो ग्रीक किसका पार्ट था, ठीक है, ये पार्ट था अंडर ऑटोमन एम्पायर, ठीक है ना। ऑटोमन जो साम्राज्य है, ठीक है, सिंस 15th सेंचुरी। कब से? 15th सेंचुरी। जो रिवोल्यूशनरी मूवमेंट हुए यूरोप में, एक स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस ग्रीक पीपल के बीच जो है, यूरोप के नेशनलिस्टिक जो रिवोल्यूशन है उसने ग्रीक पीपल के बीच एक उम्मीद की किरण जगाई। किसकी? इंडिपेंडेंस की, ओके। तो यूरोप में रिवोल्यूशनरी मूवमेंट ने ग्रीक पीपल को एक उम्मीद दिया, होप दिया कि आप इंडिपेंडेंट हो सकते हो, और उन्होंने 1821 में इंडिपेंडेंस के लिए जो मूवमेंट है स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो ग्रीक पीपल started their struggle of independence, struggle of independence in 1821। बट रिवोल्यूशनरी मूवमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा इनको एक होप प्रोवाइड किया। इसके वजह से जो नेशनलिस्टिक थे ग्रीक में, जो ग्रीस में जो नेशनलिस्टिक पीपल थे, वे लोग वैसे ग्रीक पीपल का जो लोग एक्साइल में रहते थे, यानी उनकी कंट्री से उनको बाहर निकाल दिया गया था, वे लोग, वैसे लोग जो एक्साइल्ड ग्रीक थे, वे लोग ग्रीक नेशनलिस्ट से काफ़ी ज़्यादा सिंपैथाइजर थे, सिंपैथी रखते थे ड्यू टू एंशिएंट ग्रीक कल्चर। वो लोग मानते थे कि उनका जो एंशिएंट ग्रीक कल्चर है वो बना रहना चाहिए, ठीक है ना। तो एक्साइल्ड जो ग्रीक थे
exiled Greek people सपोर्टेड, कह सकते हैं, ठीक है ना, सपोर्टेड ग्रीस नेशनलिस्ट। क्यों नेशनलिस्ट? फॉर एंशिएंट ग्रीक कल्चर, जो उनका एंशिएंट ग्रीक कल्चर था उसको बनाए रखने के लिए वो लोग चाहते थे कि जो ग्रीस नेशनलिस्ट हैं वो फाइट करें, स्ट्रगल करें इंडिपेंडेंस के लिए और इंडिपेंडेंस को अचीव करें। जो पोएट एंड आर्टिस्ट थे उन्होंने ग्रीस को बहुत ज़्यादा लाउडली जो है लाउडेड, उन्होंने उसको ग्रांडाइज किया एज द क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन एंड मोबिलाइज्ड पब्लिक ओपिनियन टू सपोर्ट स्ट्रगल अगेंस्ट मुस्लिम एम्पायर ऑफ ऑटोमन एम्पायर, ठीक है ना। तो जो पोएट है, इसमें जो ग्रीक एक्साइल थे वो कौन कौन से लोग? पोएट, ठीक है, पोएट्स एंड आर्टिस्ट, ये लोग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किए, ठीक है। लाउडेड ग्रीस, ठीक है, किस तरह से? एज क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन, मतलब कि उन्होंने यह कि ये यूरोपियन सिविलाइजेशन का एक जो है शुरुआत है, यह जिसने यूरोपियन सिविलाइजेशन को इनिशिएट किया, जिस ग्रीक ने, इस तरह से उसको ग्रैंडाइज किए सिविलाइजेशन और पब्लिक ओपिनियन को मोबिलाइज किया टू सपोर्ट स्ट्रगल अगेंस्ट मुस्लिम एम्पायर, जो कि ऑटोमन एम्पायर था। इससे हुआ यूँ कि यूरोप में अब जो ग्रीस में बहुत ज़्यादा रिवोल्यूशन होना शुरू हो गया, जो लोग स्ट्रगल करना शुरू कर दिए, ऑटोमन एम्पायर का अपोजिशन शुरू हो गया और ऑटोमन एम्पायर स्लोली वीक पड़ना शुरू कर दिया, ठीक है ना। इसी क्रम में एक इंग्लिश पोएट थे लॉर्ड ब्रायन, इंग्लिश पोएट लॉर्ड ब्रायन, ठीक है ना। ऑर्गेनाइज फंड, इन्होंने जो है फंड ऑर्गेनाइज किया, किसके लिए? एंड लेटर वेंट टू फाइट इन द वार, ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस में जो है वो लड़ने चले गए और उनके लिए पैसे भी इकट्ठा किया। इंग्लिश पोएट लॉर्ड बायरन, ठीक है ना, इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है इस चीज़ को। जहाँ पे वो लोग एक ब्रायन जो है, लॉर्ड ब्रायन 1824 में डेथ कर गए, ठीक है। तो लॉर्ड ब्रायन जो है डेथ कब किए? ये 1824 डाइड, ठीक है ना, डेथ कर गए 1824 में लड़ते हुए वार ऑफ इंडिपेंडेंस। और फाइनली ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल हुआ इन 1832, ठीक है। तो फाइनली ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल in 1832 recognized Greece as an independent nation। कॉन्स्टेंटिनोपल, अभी जो हम लोग इस्तांबुल कंट्री है टर्की का, उसका पुराना नाम जो है कॉन्स्टेंटिनोपल है, इंडिपेंडेंट नेशन रिकॉग्नाइज कर लिया गया और इस तरह से ग्रीस जो है इंडिपेंडेंट हो गया। आगे बढ़ते हम लोग, जो रोमन एक न्यू टॉपिक है, थ्री 3.1 टॉपिक। अब इसमें हम लोग देखते हैं ये, क्योंकि जो टॉपिक था हमारा 3 एज ऑफ रिवोल्यूशन, इसमें और क्या क्या रिवोल्यूशन हुए, किस तरह से रिवोल्यूशन चला और कौन कौन से जो कंट्री हैं इंडिपेंडेंट हुई। तो द रोमांटिक
imagination and national feeling। मतलब इसमें जो राइटर थे, पोएट थे, लीडर थे, वे लोग फिलोसोफर थे, वे लोग अपनी व्यूज़ को पब्लिश करते थे, न्यूज़पेपर, बुक्स लिखते थे वो लोग, और पब्लिक उसको, सिटीजन पढ़ते थे, तो वे लोग एक तरह से इंथुजियाज्म फील करते थे अबाउट देयर पास्ट कल्चर, पास्ट हिस्ट्री, रिचुअल्स, जो हीरोइक एक्टिविटी थी एंसेस्टर की, उसके बारे में पढ़ते थे। और ये फिलोसोफर, राइटर, पोइट उन्हीं चीज़ों को, जो पास्ट चीज़ें थी, उनको थोड़ा सा अपने इमेजिनेशन के थ्रू ग्रैंडाइज करके उसे और ज़्यादा जो है अच्छे से प्रेजेंट करते थे, जिससे कि लोगों के अंदर एक नेशनलिस्टिक सेंस क्रिएट हो। और यही चीज़ें हुआ इन ड्यूरिंग दिस रिवोल्यूशनरी पीरियड इन यूरोप। एंड इसमें एक सबसे बड़ा रोल प्ले किया उनका वर्नाकुलर लैंग्वेज, जो यूरोप के लोकल लैंग्वेज थे, जिसमें पीपल लोकली बात करते थे। क्योंकि जो फ्रेंच लैंग्वेज था वो तो एलिट क्लास ही यूज़ करती थी। लॉट ऑफ पीपल अपनी लोकल डायलेक्ट्स में बात करते थे, लोकल लैंग्वेज में बात करते थे। तो वर्नाकुलर लोकल लैंग्वेज में जब ये सब चीज़ें, उनके जो पास्ट कल्चर है, पास्ट हिस्ट्री है, हीरोइक एक्टिविटी ऑफ देयर सिटीजन्स, एंसेस्टर्स, उनके सामने पढ़ने को आने लगा, तो उनके अंदर एक नेशनलिस्टिक सेंस क्रिएट होने लगा, जो कि बहुत बड़ा रोल प्ले किया यूरोप में नेशनलिस्टिक रिवॉल्यूशन को क्रिएट करने में। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसको स्टडी करेंगे। ओके।